Hello friends, welcome to Paralegal Study. BC टास्क करेंगे लेबर एंड रेगुलेशन। तो ये भी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से है और इसमें भी अम्बेडकर का हम व्यू जानेंगे कि लेबर्स को लेके उन्होंने क्या बोला है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अम्बेडकर जो है मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन रहे। मीन्स उन्होंने इकोनॉमी पे बोला, सोशल इश्यूज की, उन्होंने जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो अधिकार, उन पे बात की उन्होंने। लॉ के वो जानकार थे। ठीक है, तो सेम है यहाँ पे लेबर से रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी कुछ अहम जो सुझाव हैं वो दिए थे और वो स्टिल आज भी रेलिवेंट हैं। तो लेबर एंड लेबर लेजिस्लेशन आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इस पूरे चैप्टर में, इस यूनिट में हमारा फोकस होगा अम्बेडकर का व्यू जानना। किस किस चीज़ पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग, स्टेट, लेबर और लेबर लेजिस्लेशन। इसमें अगर थोड़ा वर्ड को हम समझें तो बहुत इजी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मीन्स कोई भी देश कब इकोनॉमिक अच्छे से उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उन्होंने बात की। प्लानिंग कि कैसे प्लानिंग ज़रूरी है देश को डेवलप कराने के लिए। इसके अलावा राज्य का रोल क्या है, स्टेट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो क्या करे। लेबर जो हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, लेबर के क्या अधिकार हैं। और लेबर लेजिस्लेशंस का मतलब उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे लेबर जो हैं उसी वर्ग के लोग सत्ता में आए और फिर कानून के थ्रू मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए और अपने फ़ायदे के लिए वो काम करवाएं। तो इस तरीके से इनका व्यू है, अम्बेडकर व्यू ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग, स्टेट एंड लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने काफ़ी इशू को कवर किया है अपने इन राइटिंग्स में। और इसमें डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग की बात की, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक उन्होंने सिस्टम सुझाया, कास्ट सिस्टम की बात की। तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस यूनिटों में ये बहुत सारी चीज़ें देख भी चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। फिर है कि अम्बेडकर का आइडिया क्या था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। तो सबसे पहले हम रेफरेंस की बात करते हैं। उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम है जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। कब लिखा था ये 1918 में लिखा था। और मीन्स इस जर्नल में लिखा था, सॉरी, जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी, ये एक जर्नल था और मीन्स एक तरीके का प्रेस ले लो। उसमें इन्होंने अपना पेपर पब्लिश कराया था जिसका नाम है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। ये स्मॉल होल्डिंग जो है हम 11th यूनिट में देख चुके हैं। तो जिन्होंने वो यूनिट नहीं देखी है प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। बाकी इस यूनिट में स्मॉल होल्डिंग की बात वो नहीं करेगा। वो जस्ट यहाँ पे रेफरेंस ये देना चाह रहा है कि अम्बेडकर ने जब एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को अलग करके नहीं देख सकते। कहने का मतलब आप ध्यान दें, जैसे इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी हुआ, दूसरा इंडस्ट्री हुआ, लेबर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इन सभी को उन्होंने एक कॉन्सिलिडेशन मीन्स एक साथ उन्होंने देखने की बात की है। उन्होंने कहा तभी सही मायने में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का ये थोड़ा ध्यान रखें, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये उनके पेपर का नाम है, जिसमें इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है। मीन्स आप अलग अलग करके चीज़ों को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे देखो वही है कि जो हमारा जो सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए लैंड, कैपिटल और लेबर। मीन्स तीनों को हमें एक साथ लेके चलना है। लैंड तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का, और जो पूरा अधिकार हो लैंड के ऊपर वो गवर्नमेंट का हो, राज्य का हो। फिर कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी इक्वल हो पूरी सोसाइटी में। और थर्ड है लेबर। तो इन तीनों को वो मिला के चलते हैं, एक साथ लेके चलते हैं, तभी सही मायने में वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर आगे वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है इंडिया में, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। उसके पीछे प्रॉब्लम बताते हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मीन्स जो पैसा है, जो मनी है, उसकी कमी। ठीक है, कहाँ? लेबर में भी और लैंड में भी। मीन्स लेबर जो वर्ग है उनको पैसे कम मिलते हैं, वेजेस उनके कम हैं, कंडीशन बहुत पुअर होती है लेबर की।
और लैंड जो है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो भी टॉप जो रिच पीपल हैं उनके पास लैंड का अधिकार ज़्यादा है, तो उससे प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या सोल्यूशन क्या दिया था इस चीज़ को लेके, उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी, लैंड एंड लेबर दोनों की प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी होगी। दूसरा, हमें जो इनकम है, फार्मर्स लोगों की जो इनकम है, ठीक है, या जो एग्रीकल्चर में जो इंगेज उनकी इनकम को बढ़ाना होगा। और इसके अलावा जब इनकम जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वो चीज़ों को खरीदेंगे ना, और जब चीज़ों को खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी। तो एक सिंपल सा मंत्र है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, लैंड एंड लेबर, इन दोनों में जब आप सुधार करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये सुधार, जब आप इनमें सुधार करेंगे तो उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, लोगों के पास इनकम अच्छी आएगी। इनकम जब अच्छी आएगी तो लोग पैसा खर्च करेंगे बाहर चीज़ों को खरीदने में, और जब बाहर डिमांड बढ़ रही है, मीन्स लोग चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, मीन्स इंडस्ट्री सेटअप होंगी। तो कंप्लीट इन तीनों को वो साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक। नेक्स्ट है कि उन्होंने स्पेशली बात की जैसे राइट टू वर्क विद डिग्निटी। उन्होंने कहा कि कोई भी ह्यूमन है उसका सबसे मेन अधिकार है राइट टू वर्क, उसको अपने काम करने का अधिकार, ठीक है। और अगर आपने काम करने का अधिकार नहीं दिया, और वो भी डिग्निटी के साथ, मीन्स कोई भी काम आप कर रहे हो छोटा या बड़ा, आपको अगर डिग्निटी के साथ वो काम नहीं किया देने जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा राइट टू वर्क विद डिग्निटी, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन और हाउसिंग, क्लोथ, ये कुछ बेसिक फैसिलिटी हैं जो हर किसी को मिलने ही चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड कराएगा स्टेट, राज्य। इसके अलावा उन्होंने कुछ और सुझाव दिए थे स्टेट को, कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात है एजुकेशन, जो 14 ईयर तक के जो लोग हैं उनको एजुकेशन फ्री मिले, ठीक है। और मेडिकल रिलीफ हो सबके लिए, वाटर सप्लाई बढ़िया हो। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विस हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक, पावर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब अच्छे से सरकार प्रोवाइड करे। तो ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप लेबर में मेरे से चाहते हैं कि क्या क्या उसमें प्रोडक्टिव चीज़ें हों, तो लेबर से रिलेटेड सॉरी, लेबर से रिलेटेड उन्होंने ये सब पॉइंट भी रखे थे। और इसमें से काफ़ी पॉइंट तो सरकार ने बाद में अपनाए भी, जैसे मैंने कहा अभी एजुकेशन 14 ईयर तक जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की बात हमारे यहाँ पे है ही, ठीक है। वाटर सप्लाई पे भी सरकार जोर दे रही है। बट सिंपल हमें ये समझना है कि नो डाउट सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन हमें अम्बेडकर के व्यू को जानना है कि सोच के देखो, उन्होंने आज से 70-80 साल पहले ही ये बातें बोली थी और वो आज भी रेलिवेंट है। इसलिए हम अम्बेडकर को प्रॉपर अलग कोर्स में पढ़ रहे हैं। और अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना ये अम्बेडकर के पूरे कोर्स को, जितनी भी सारी यूनिट्स हैं, आप यकीन मानो आपकी जो इनसाइट है ना वो काफ़ी डेवलप होगी, और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से फिर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और कहीं पे भी जब आप पब्लिक पॉलिसी में होंगे, जब आप किसी ऐसे गवर्नमेंट के विभाग में होंगे, या कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन देने की बात आएगी, तो आप अम्बेडकर को कोट करके और वहाँ पे बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा उन्होंने जो लेबर हैं उनकी हेल्थ को लेकर उन्होंने कहा कि भाई जो सिकनेस बेनिफिट, मीन्स कोई बीमार हो जाए तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, मीन्स अगर वो छुट्टी करता है तो उस दिन की भी सैलरी उनको लेबर को मिलनी चाहिए, प्रॉपर हॉलीडे होने चाहिए। फेयर वेजेस का मतलब होता है जो इनकम है, जो उनकी मजदूरी है, जो सैलरी है, वो भी फेयर होनी चाहिए, मीन्स प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये उन्होंने कुछ बातें की। नेक्स्ट चलते हैं, अंबेडकर का थॉट क्या था लेबर एंड लेबर लेजिस्लेशन को लेके। तो देखो उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ये अगस्त 1936 में ये उन्होंने पार्टी स्टार्ट भी की थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की फॉर्मेशन की थी उन्होंने 1936 में, और इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही था, वर्कर्स के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। तो जो ILP मीन्स इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने स्पेशली डिस्क्राइब भी किया कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो एक ही काम है, वो है वेलफेयर ऑफ द लेबरिंग क्लासेस,
इस पार्टी में सारे जो लोग हैं वो वही जुड़े हैं जो लेबर क्लास से रिलेटेड हैं और जो लेबर क्लास से के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो चैप्टर का नाम है ना, इसीलिए लेबर एंड लेबर लेजिस्लेशन है, क्योंकि वो कोई भी क्रांति मीन्स वो रिवॉल्यूशन जो चाहते थे, जैसे मार्क्स ने रिवॉल्यूशन की बात की है, तो वो इस तरीके से नहीं चाहते थे रिवॉल्यूशन कि आप हथियार उठा लो, आप सरकार के खिलाफ हो जाओ। नहीं, वो चाहते थे कि आप प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो मीन्स है, जो साधन है, उसी के थ्रू आइए। आप लेबर पार्टी बनाइए, उसमें लेबर का रिप्रेजेंटेशन होगा, और फिर जब वो सत्ता में आएंगे तो वो लेबर्स के लिए अच्छा काम करेंगे। तो इसीलिए लेबर एंड लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड उनका चैप्टर का यूनिट का नाम भी यही है। फिर ILP इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में उन्होंने क्या क्या प्रॉमिस की, उन्होंने कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। इक्विटेबल टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मनी लेंडर हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके हाथों में जो पैसा है या उनके हाथ में जो ज़्यादा ज़मीन है, तो उससे, या जो बड़े मनी लेंडर है जो छोटे किसानों को पैसा उधार देते हैं, ठीक है, छोटे किसानों को ज़मीन देते हैं और फिर उस पर बहुत ज़्यादा पैसा वो चार्ज करते हैं, तो उन सब को भी उन्होंने अधिकारों के लिए बात की, ठीक है ना। तो फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेव पीजेंट्स मीन उन छोटे किसानों को बचाना है जो बड़े बड़े मनी लेंडर, बड़े बड़े जमींदार लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू का विरोध किया, इक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्स के बारे में उन्होंने बात की, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैंकिंग जो सिस्टम है, ठीक है, और पूरी मार्केट जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको सहकारी समितियां भी बोलते हैं, ये सारे जो हैं ये मिलके काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुअर जो पीपल हैं, जो पुअर जो लेबर हैं, किसान जो हैं, उनके हित में भी ये काम करें, क्योंकि आपको पता है बैंक हुए और ये जो सोसाइटी हैं, ये गरीब लोगों को तो लोन देने में बड़ी कंजूसी करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए वो इजीली बैंक से उठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर बैंकिंग जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग सोसाइटीज़, ठीक है, उनको भी उन्होंने लेबर्स के लिए हित में काम करने के लिए बोला। तो ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। ये जो ILP इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1937 का जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे 17 जगह पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें से 14 सीट सोचो इनको मतलब ये जीतते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी इस लेबर पार्टी की। इसके अलावा अगर हम बात करें, होता क्या है उस दौरान, कांग्रेस जो गवर्नमेंट जो है मीन्स कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक ब्लैक बिल लेके आती है। देखो ब्लैक एक्ट इसको बोला गया है। ब्लैक एक्ट क्यों है, क्योंकि पहली बात इस एक्ट का नाम देखो क्या है। जो इस एक्ट का नाम है वो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल। ये बॉम्बे लेजिस्लेचर असेंबली में पास होता है 1938 में। इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं अम्बेडकर। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये है सबसे मेन चीज़, मेड स्ट्राइक्स इलीगल। मीन्स ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है बॉम्बे लेजिस्लेचर में, ये इलीगल स्ट्राइक को क्या कर देती है, बैन कर, मीन्स स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर देती है। अब सोच के देखो आप, कोई भी लेबर है, कोई भी वर्कर है, स्ट्राइक करना उनका एक बेसिक फंडामेंटल अधिकार है भाई। कि कोई भी जब वो मान लो जिस भी उसमें है कंपनी में, अगर वहाँ पे उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो उनको अधिकार है कि वो विरोध करें, ठीक है। तो कहने का मतलब स्ट्राइक को ही लीगल कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको अम्बेडकर ब्लैक एक्ट्स कहते हैं। तो देखो आगे क्या है, अम्बेडकर वॉज क्विक टू एक्सपोज। तो ये एंटी लेबर जो बिल था, ठीक है, इसके खिलाफ अम्बेडकर तुरंत आवाज़ उठाते हैं। और वो फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वर्कर्स जो है, उस वर्कर्स सिविल लाइबर्टी सस्पेंशन एक्ट एंड राइट टू स्ट्राइक, दो चीज़ों से रिलेटेड वो बिल जो है, वो कहते हैं कि राइट टू स्ट्राइक तो आपका फ्रीडम है, इज इक्विवेलेंट टू द राइट ऑफ फ्रीडम। और इसके अलावा वर्कर्स सिविल लिबर्टी सस्पेंशन एक्ट के बारे में भी वो बात करते हैं। आगे क्या है, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, मतलब 1919 में ही ILO की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1919 में फॉर्म होती है और इसका मेन काम है लेबर लोगों के हित में काम करना। इंडिया भी उसका मेंबर है और उसको ज्वाइन कर लेता है उसी दौरान, ठीक है। तो 1942 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक परमानेंट
ट्राइपेटाइट लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है। जो ILO जो स्टैंडर्ड्स हैं, मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के आधार पे ये हमारे यहाँ इंडिया में एक ट्राइपेटाइट लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और इसमें जो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीन्स 40 में 41, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में बनी थी, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स पे, उन्हीं में जो उसमें जो रूल रेगुलेशंस थे, उसी के को लेके ही हमारे यहाँ पे ये ट्राइपेटाइट लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। और इसमें जब कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर को बोलने की बारी आती है तो वो स्पेशली पॉइंट आउट करते हैं कि सफिशिएंट वेज विल नॉट बी पेड टू लेबर, नो रिफॉर्म विल बी पॉसिबल। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, पहले वो विजिट करते हैं, जैसे ये धनबाद में विजिट करते हैं जहाँ पे कोयल लेबर की कंडीशन को देखते हैं। इसके अलावा कोडेरामा, इसमें भी वो मिक्का माइंस जो होता है वहाँ पे लेबर की कंडीशन देखते हैं। तो कई जगह घूमते हैं और लेबर की कंडीशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद जब वो यहाँ पे मीटिंग में एड्रेस करते हैं, तब वो कहते हैं कि जब तक आप सफिशिएंट वेज नहीं दोगे, जब तक आप सैलरी प्रॉपर लेबर को नहीं दोगे, तब तक रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर दिस विजिट अंबेडकर आर्ग्यूड दैट ऑल इंडस्ट्री शुड एस्टेब्लिश इक्वल पे। उन्होंने कहा सभी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इक्वल पे देना होगा बिना किसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। मीन्स कई बार होता था महिलाओं को जो पैसे हैं वेजेस कम मिलते थे, तो अम्बेडकर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, सैलरी जो है वो आपको इक्वल देनी होगी। इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि जो वर्किंग आवर हैं 10 से कम हो के 8 घंटे हों। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव मिले, मीन्स जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो। और इसके अलावा लेबर वेलफेयर जो फंड है वो भी सेटअप हो, ताकि कोई भी मजदूर है उसकी डेथ हो जाए या कोई किसी कारण से चोट एक्सीडेंट हो जाए तो ये लेबर वेलफेयर फंड से उसका पूरा खर्चा उठाया जाए। तो ये सब उन्होंने बात की। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने कहा कि राइट टू सेफ्टी केयर एंड अटेंशन, मीन्स वेलफेयर जो लेबर का जो वेलफेयर में, उसमें उन्होंने राइट टू सेफ्टी की भी बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि पहले कोल माइंस थी या अलग अलग जगहों पे जो फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे किसी को बाद में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती थी, कईयों को बाद में कोई उनके हाथ ख़राब हो जाते थे, पैर ख़राब हो जाते थे, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जगहों पे काम करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा राइट टू सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मीन्स प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपने यहाँ इंडस्ट्री जो लगाते हैं तो उसमें लेबर की जो हेल्थ है उसको ध्यान रखा जाए। तो राइट टू सेफ्टी पे उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने लेबर से रिलेटेड 3 प्रिंसिपल सुझाए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब है कि सभी क्लास, कि आप अपनी इंडस्ट्री में किसी कास्ट कलर आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, एकजुट होकर काम करेंगे। इक्वालिटी का मतलब ही है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो टैक्स से रिलेटेड या कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें इक्वालिटी हो, मीन्स हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाए। और लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट इंश्योर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अधिकार मिले। ठीक है ना। जो कास्ट सिस्टम में, पहले वर्ण सिस्टम में एक जो सिस्टम था कि आप एक ही पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में रहेंगे जीवन भर, तो अंबेडकर उसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए वर्क में, मीन्स जो जैसा काम करना चाहे उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी के बारे में बात करते हैं। और अंबेडकर लेबर को स्पेशली जहाँ पे भी मौका मिलता है वो लेबर को हमेशा एक बात बोलते हैं कि नेशनलिज्म फीलिंग से आप बचें। अब ये क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अंबेडकर कहते हैं कि जो नेशनलिज्म फीलिंग है, ठीक है, ये हमेशा आपको घाटे में ले जाएगी। आपको बात करनी चाहिए इंटरनेशनलिज्म की। अब ये क्या है, देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम नेशनल फीलिंग से जुड़ जाएं, वो लेबर को कह रहे हैं कि आप नेशनल फीलिंग से जब जुड़ जाते हैं कि हमारा देश, ठीक है, हमारा कल्चर, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अरे कोई नहीं, कोई हमें सता भी रहा है तो कोई बात नहीं, ये उसके कर्मों के आगे आएगा, वो इस तरीके से। आपको पता है ना हमारे यहाँ चेतना में ये सब चीज़ें हैं। तो अम्बेडकर ने कहा नेशनलिज्म की भावना आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। लेबर जो वर्ग है ना उसको हमेशा इंटरनेशनलिज्म की क्रीड होनी चाहिए, उसके लालसा होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि इंटरनेशनल, आप एक छोटी चीज़ ले लो, हमारे यहाँ लेबर की कंडीशन सच में ही बहुत ख़राब है आज भी। और बाहर आप जाओ, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हाई हैं, चाहे वो वेजेस को लेके, सैलरी को लेके, हॉलीडे को लेके, और उनको प्रॉपर पीएफ मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
तो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये नेशनलिज्म भावना लेबर्स में डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक नैरो जैकेट है, देखो उन्होंने कहा है कि एक नैरो जैकेट है, ये आपको नहीं पहनना चाहिए। ये देशभक्ति, नेशनलिज्म, ये सिर्फ नैरो जैकेट है, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो अम्बेडकर ने कहा कि जो लेबर्स हैं उनमें ग्रीड होनी चाहिए नेशनलिज्म की। ये सब पॉइंट आप जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और जितने भी मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, आप यकीन माने, आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन करें, ठीक है। और बहुत अच्छे से फिर उसको उसमें से क्रीम निकाल के, हर चैप्टर में से आपको इतना होना चाहिए कि 4 पेज आपके निकल जाएं बहुत अच्छे से। उन 4 पेज के कंटेंट को आप सजो के रख लें, चाहे वो एग्ज़ाम में है, चाहे कल को और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल को लेके क्या सुझाव दिया था 1943 में। तो उन्होंने कहा कि सॉरी उन्होंने कहा रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, ठीक है, हर एक इंडस्ट्री में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की भी उन्होंने बात की, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट याद रखना आप, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। ये 2 एक्ट के बारे में उन्होंने बोला। और इसके अलावा उन्होंने जो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1934 है उसमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशन की बात की। और उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वर्कर्स के लिए, ताकि वो अपना सैनिटेशंस का, सफाई का भी ध्यान रखें। इसके अलावा वर्किंग आवर को चेंज करने की बात की। तो इसमें जो मेन आपको रखना है वो क्या ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडियन ट्रेड यूनियन जो बिल आया था 1943 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट उन्होंने सुझाए। एक तो ये हो गया, और उसमें स्पेशली उन्होंने रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन की बात की थी कि ट्रेड यूनियन जो एक होनी चाहिए, जो वर्कर्स, जो यूनियंस, जो ट्रेड यूनियन जो होंगी या अपने वर्कर्स के अधिकारों की बात, उनकी आवाज़ उठा सकेंगे। तो ट्रेड यूनियन रिकग्नाइज की उन्होंने बात की, ठीक है। किसमें? इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 1943। कुछ पहले के एक्ट हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये 1923 के हैं। तो ये भी आप ज़रूर आंसर में लिखेंगे। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1934, ये 1934 का एक्ट है जिसका नाम है फैक्ट्री एक्ट। इस फैक्ट्री एक्ट में उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जिसमें उन्होंने कहा वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए वर्कर्स के लिए इंडस्ट्री में, ठीक है, और वर्किंग आवर उनके कम होने चाहिए। इस तरीके से आप लेंगे। इसके अलावा स्ट्राइक है वो लीगल होनी चाहिए। हॉलीडे है, मान लो कोई बीमार है तो उस टाइम पे छुट्टी लेता है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये सब पॉइंट भी आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बुराई करते हैं अम्बेडकर जी। वो कहते हैं कि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये लेबर के इंटरेस्ट के लिए कभी भी काम नहीं करती, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हैज़ नेवर बीन ए गवर्नमेंट। बोला नारा तो ये होता है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बट एक्चुअल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिर्फ बड़े लोगों के लिए, जो अपर जो रूलिंग क्लास है, सिर्फ उनको ही ध्यान में रखती है। और जो पुअर जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं स्टिल वो बुरी कंडीशन में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तब तक सफल नहीं होगी जब तक आप लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक सही मायने में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने देखो कुछ प्रॉब्लम भी सुझाई है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने बताई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो लोग चुन के आते हैं उसमें आप ध्यान से देखो कितने अमीर करोड़पति लोग चुन के वहाँ जाते हैं, ठीक है ना। और लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, मान लो करेंगे पुअर पीपल के लिए, तो कैसे पॉसिबल है। मीन्स कहने का मतलब एक बहुत करोड़पति अरबपति जो लोग हैं, बिजनेसमैन, उनके इतने साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर रखा है, वो कैसे गरीब लोगों के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। दूसरा उन्होंने कहा कि नो केयर ऑफ एग्जामाइन द रिजल्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जैसे पार्टियां हैं
उनमें कोई भी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कहने मतलब आज छोटी चीज़ ले लो आप, आज एक नेता है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में है, कल को वो हारती है और उसका लग रहा है कि उसका भविष्य कोई नहीं है उस पार्टी का, तो छोड़ छोड़ के जो नेता है वो दूसरी पार्टी में जा मिलते हैं। तो ये कहने का मतलब एक पार्टीज़ के बीच, उनके मेंबर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, वो भी ऑनेस्टी वाला नहीं है, तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा देखते हैं ये पॉलिटिशियन। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी जो हुआ, ठीक है ना, इन सब को बहुत अच्छे से, देखो डेमोक्रेसी मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है इक्वालिटी, लेकिन हमने जो अभी बात की कि रिप्रेजेंटेशन जो चुन के जाते हैं वो भी इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बात की जो सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में। आज भी आप देखो एक एमएलए या कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव का कोई लड़का है, ठीक है, कितने भी गलत क्राइम करे, खुद के कितना मालूम के ऊपर चार्जेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये इक्वालिटी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये लोग कभी भी वर्कर्स के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए और अपने सिर्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये लोग काम करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताई, और फिर उन्होंने कहा कि एक ही समाधान है कि हमें अपनी खुद की लेबर पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। तो उन्होंने पूरा जो लेबर्स का है उनको यही कहा कि हमें अपनी खुद की लेबर पार्टी बनानी होगी, और लेबर पार्टी जो है फिर वो पूरा जो वर्किंग क्लास है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, तभी सही मायने में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका ऑब्जेक्टिव सफल होगा, और तभी वो हमारे लिए अच्छी होगी। अदरवाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेबर के लिए सही नहीं है। फिर कुछ अम्बेडकर ने कहा कि इंडियन सोसाइटी जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कास्ट। उन्होंने कास्ट को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना। उन्होंने कहा सदियों से जो एक पर्टिकुलर एक बना दिया गया दिमाग में कि कुछ आप जिस जन्म बर्थ आपका जहाँ जिस वर्ग में होगा, जिस कास्ट में होगा, आप वही रहेंगे, ठीक, और आपको जीवन भर फिर वही करना है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। तो यहाँ पे भी वो लेबर जो पूरा वर्ग है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें कास्ट को वो सेंटर में मानते ही मानते हैं। तो इसको अलग अलग रखने की बजाय आप सीधा उसमें आप इतना ही कह सकते हैं कि अम्बेडकर हैज़ स्टडी द इंडियन सोसाइटी एंड सो ए लिंक बिटवीन द कास्ट एंड लेबर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कास्ट है तो वो लोगों को एकजुट होने से रोकती है। कास्ट जो है उसमें आपका क्योंकि आपका जो वर्क है वो डिसाइड होता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर पाते, ठीक है। सोसाइटी ब्रेक होती है कास्ट सिस्टम के तहत, आप में यूनिटी नहीं होती। ये सब पॉइंट आप मेंशन कर दें। और देखो भाई डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम में ये चॉइस हमें नहीं मिलती। आप जिस भी कास्ट में जन्म लेंगे आप जीवन भर उसी में ही काम करेंगे। तो लास्ट में अम्बेडकर कहते हैं कि दो सबसे बड़े दुश्मन हैं वर्किंग क्लास के, लेबर के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, ब्राह्मणिज्म जो उन्होंने प्रॉपर कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम बनाया, और दूसरा है कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म में भी प्राइवेट जो प्लेयर हैं सिर्फ वो अपना फ़ायदा देखते हैं, और लेबर जो हैं उनकी कंडीशन स्टिल पुअर की पुअर ही रहती है। तो दो सबसे बड़े वो एनिमी मतलब दुश्मन, सबसे बड़े दो दुश्मन मानते हैं वर्किंग क्लास के लिए, ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये है लेट अस सम अप जो है लास्ट में क्रीम होती है चैप्टर की, तो वो आप ज़रूर इसमें थोड़ा देख सकते हैं कि देखो उन्होंने किस किस उन्होंने इतने सारे एक्ट में सुझाव दिए हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सारे एक्ट हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।